इस वीडियो में हम लोग सोजर्नर ट्रूथ का लिखा हुआ एंट आई अ वुमन इसका समरी पढ़ेंगे। ये एक्चुअली 1851 में वुमेन्स कन्वेंशन जो हुआ था ओहायो का एक्रोन नामक जगह, उस कन्वेंशन में दिया हुआ सोजर्नर ट्रूथ का स्पीच को ही एक्चुअली एंट आई अ वुमन नाम से संकलित बाद में किया गया है। ठीक है, तो इस स्पीच में उन्होंने मेनली क्या कहा है, उन्होंने फेमिनिज्म का बारे में कहा है और फेमिनिज्म का अंदर भी किस तरीके से एक पार्शियलिटी नज़र आता है और इंक्लूसिविटी का कमी महसूस होता है। खास करके एक ब्लैक वुमन के तहत उनको क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ये सब चीज़ को उन्होंने बखूबी बहुत बढ़िया से दिखाया है। तो आइए हम लोग इसका समरी को पढ़ते हैं और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी साथ में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट जान लेते हैं सोजर्नर ट्रूथ के बारे। ये पहले स्लेव वुमन रह चुकी है। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन की ये थी, स्लेव वुमन रह चुकी है। बाद में जब स्लेवरी का अंत हुआ तब इन्होंने यूएस में मूव किया और फिर वहाँ अपना लिटरेरी करियर शुरू किया। ठीक है, तो वो जो इनका पास्ट एक्सपीरियंस है ना एज अ स्लेव, ये इनको काफ़ी कुछ ज़िंदगी में सिखाया है। खास करके जो ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन जो होता है और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, और दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट में कि दोनों ही एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं और जिस व्यक्ति को दोनों एक साथ झेलना पड़ता है उसका ज़िंदगी में उसका मानसिकता में क्या प्रभाव पड़ता है, ये भली भांति सोजर्नर ट्रूथ जानती है। और वहीं सारा इंसाइट, वहीं सारा एक्सप्रेशन उनका इस स्पीच का लाइन लाइन में हम लोग देख पाते हैं। ओके, सबसे पहले वो स्पीच को किस तरीके से शुरुआत करती हैं कि चिल्ड्रन संबोधित करके। ठीक है, मतलब जो भी स्पीच सुनने के लिए आए हैं उनको वो चिल्ड्रन संबोधित करती है। इसी से पहले से ही वो एक गार्जियन टाइप का टेक ले लेती है कि वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है, वो अपना नॉलेज शेयर करने वाली है, वो कुछ टिप्स शेयर करने वाली है। तो सामने जो बैठे हैं उनको वो काफ़ी अफेक्शनेट तरीके से अपने बच्चे जैसे ही गाइड करना चाहते हैं ज़िंदगी के राह में। ठीक है, और ये जो पूरा स्पीच है ना, इसमें आपका पंक्चुएशन का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि इसमें जितना ना पीरियड यूज़ हुआ है, कॉमा फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये स्पीच महज एक कन्वेंशन में हाँ मतलब क्लैपिंग्स उठाने के लिए लिखा गया कोई मोनोटोनस डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये उनका अंदर का आवाज़ है, सोजर्नर ट्रूथ का दिल का बात है, जो वो बहुत ही जेन्युइनली बोली है। उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका दिल का बात, ठीक है, और उनका जो थिंकिंग है वो यहाँ पे काफ़ी एम्फैटिकली, काफ़ी पर्सनली बाहर आया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चंस और काफ़ी सारा एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। खास करके ये जो टाइटल है ना, एंट आई ए वुमन, ये सेल्फ सेम फ्रेज आपको कम से कम 4 बार पूरा स्पीच में देखने को मिल जाएगा। वो क्वेश्चन करती है बार बार कि क्या मैं एक वुमेन नहीं हूँ, क्या मैं भी एक नारी नहीं हूँ। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक नारी को जो जो कुछ सुविधा मिलना चाहिए, जो उसका डिग्निटी होना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या मैं नारी नहीं हूँ। यही सबसे बड़ा रेटोरिकल क्वेश्चन है। इसमें तो कोई मतलब द्वंद्व हो ही नहीं सकता, कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि शी इज अ वुमन। ओके, देयर इज नो बायोलॉजिकल डाउट, देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन वाइज डाउट। फिर भी क्यों वुमेन होने का वजह से एक स्पेशल ओनली वाइट वुमेन को अच्छा अच्छा चीज़ सुनने को मिल रहा है, अच्छा राइट्स मिल रहा है, अच्छा सहूलियत मिल रहा है, अच्छा उनका साथ व्यवहार किया जा रहा, और जो नॉन वाइट वुमेन है, जो ब्लैक वुमेन है, उनके साथ दरिंदे जैसा, उनका साथ पशुओं जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये क्या बात हुआ भाई, क्या ब्लैक वुमेन वुमेन नहीं है? ये उनका की नोट है, ये उनका थीम है। अब आगे आगे चल के स्पीच में वो और एक एक छोटे छोटे चीज़ डिस्क्राइब करती है। तो सबसे पहले तो वो बताती है कि साउथ में, इन द सेंस मतलब अमेरिकन का साउथ में जो नीग्रो मूवमेंट एक चल रहा है, नीग्रो राइट्स का जो डिमांड आ रहा है, और नॉर्थ यानी नॉर्दर्न अमेरिका में जो वुमेन राइट्स का एक आंदोलन चल रहा है या फेमिनिज्म का एक जो डिमांड आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो वाइट मैन है ना, वो एक फिक्स में आ गए हैं। मतलब वाइट मैन इन द सेंस कि यूरोपियन सोसाइटी, ठीक है, द ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल अपर हैंड सोसाइटी, तो वो एक थोड़ा सा बीचों बीच का कंडीशन में आ गए हैं जहां पे वो किसी भी एक पोल के तरफ जाने से इनकार कर रहे हैं। ना तो वो नीग्रो राइट्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ना तो वो वुमेन्स राइट को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी को बहुत भली बात ही पता है कि अगर नीग्रो उनके बराबर आगे या वुमेन भी उनके बराबर आगे, तो ये उनका लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होगा, वो ये नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसमें दो लेवल काम कर रहा।
एक तो ब्लैक वर्सेस वाइट, बिकॉज द अमेरिकन सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी इज वाइट बाय देयर स्किन कलर, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई ब्लैक को वो लोग इन्फीरियर मानते हैं। तो ब्लैक स्किन वाले कोई भी इंसान उनके बराबर हक और इज्जत मिले कि उनसे उनको गवारा नहीं। प्लस वो क्योंकि मेल है, दे आर पैट्रियार्कल, तो वो ये भी नहीं चाहते कि वुमेन जो है वो भी उनके बराबर आए, वो भी उनके इक्वल हकदार हो। तो और वाइट वुमेन हो वो तो ये चाहते ही नहीं, ऊपर से ब्लैक वुमेन हो वो तो और भी नहीं चाहती, क्योंकि ब्लैक वुमेन का केस में क्या हो जाएगा, दोनों जो आपका थिंकिंग है वो एक साथ काम करने लगे, एक ब्लैक इंफीरियरिटी और एक फेमिनाइन इंफीरियरिटी। तो ब्लैक वुमेन के लिए अपना हक का लड़ाई लड़ना डबल मुश्किल है, जो कि सोजर्नर ट्रूथ खुद भी समझी है, और प्लस वो एक स्लेव भी रह चुकी है, तो ये तो और वो ज्यादा समझती है, ठीक है, बिकॉज शी वॉज रिप्ड आउट ऑफ फ्रीडम एज वेल। अच्छा, फिर वो क्या इंस्टेंस देती है कि हम तो हर जगह सुने हैं कि आदमी बात करते हैं कि लड़कियों को, महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैरेज में हेल्प करना चाहिए, यानी कोई गाड़ी वाड़ी आ रहा है तो उनको थोड़ा उठा देना चाहिए, ठीक है। जो डिच है यानी मड पडल्स है, ठीक है, कीचड़ भरे हुए कुछ आपका होल्स है जहाँ पानी भर जाता है, तो वहाँ पे उनको पार करने में सहायता करना चाहिए कि बेचारे वो लोग पैर मचका के गिर ना जाए, और उनको हर जगह हर परिस्थिति में सबसे सुविधाजनक पोजीशन, सबसे बेहतर, सबसे आला मकाम मिलना चाहिए। लेकिन अब सोजर्नर ट्रूथ बोल रही है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मेरा ही लाइफ देख लो, मैं क्या वुमन नहीं हूँ, मुझे तो कभी कोई कैरेज में हेल्प नहीं करता, मुझे तो कभी कोई मड पटल क्रॉस करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा के नहीं देता, मुझे तो कोई जगह कोई बेस्ट प्लेस ऑफर ही नहीं करता, तो क्या मैं एक वुमन नहीं हूँ? देखो मेरे तरफ, देखो मेरे बाजुओं को, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आम का एक डिकंस्ट्रक्ट की है, क्योंकि बाजुओं पे तवज्जो ज्यादातर पैट्रियार्कल थिंकिंग देता है, बिकॉज आर्म हियर इज रिलेटेड टू फोर्स, और फोर्स तो हमेशा एक पैट्रियार्कल फीचर या पैट्रियार्कल वर्च्यू माना जाता है। लेकिन यहाँ पे वो उस एक तरीके का जो ट्रेडिशनल आइडिया है उसको हटा करके बोल रही है कि मेरे बाजुओं की तरफ देखो, मेरे बाजुएं भी कोई लड़के के बाजुओं से कुछ कमजोर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक स्लेव का जिंदगी काटी हूँ, मुझे पैम्पर करके बहुत फेमिनाइन सुजोग सुविधा के साथ, बहुत ज़्यादा कंफर्ट के साथ मुझे बड़ा नहीं किया गया है, तो मैं भी वही दुख तकलीफ झेला हूँ, मैं भी वही स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ा हूँ, जो एक लड़का आगे बढ़ता है, जो सख्ती उसको झेलना पड़ता है, वो मैं भी जहाँ हूँ। तो मैं बिल्कुल कोई कोमल नरम लड़की जैसे मुझे इग्नोर कर मत दो, मैं भी लड़का जैसा ही हूँ, ठीक है। मैं भी लॉ किया हूँ, मैं भी प्लांट किया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उन दिनों स्लेव को प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा खटाया जाता था, तो उन्होंने अपने हाथों से प्लांट किया है, उन्होंने अपने हाथों से हल चलाया है, ठीक है। उन्होंने जो फसल होता है, फसल को काट काट के अपने हाथों से बर्न, मतलब जो खमार होता है फार्म, वहाँ पे आके गैदर किया है एक साथ, और उनको कोई पुरुष हेड नहीं कर सकता। हेड इन द सेंस मतलब कोई ये नहीं बता सकता कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, क्योंकि तुम मेरे नीचे हो, तुम मेरे से इन्फीरियर हो, मैं जो करता हूँ तुम वो नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम्हारा बात, मतलब मेरा बात तुमको मान के चलना पड़ेगा, ये कोई पुरुष मुझसे नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष ने जो जो काम कर सकता है या करता है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आई एम इक्वल टू मैन, ओके। वो मैं उसके जितना, मतलब मैं एक पुरुष के जितना खा सकता हूं, मैं एक पुरुष के जितना काम कर सकता हूं। और जब लैश इन द सेंस कि कोई चीज़ का मतलब प्रतिघात संभालने का बात आता है, चाहे आप उसको फिजिकल असॉल्ट मान लो, जैसे स्लेव को ज़्यादातर बीट किया जाता था, ठीक है, चाबुक मारा जाता था, मतलब बहुत ही फिजिकल टॉर्चर उनको किया जाता, तो चाहे तुम टॉर्चर करने सहने का ही बात करो, वेदर इट्स फिजिकल टॉर्चर और इट्स मेंटल टॉर्चर और इट्स प्रेशर, या फिर तुम कोई प्रतिकूल परिस्थिति में मतलब जूझने का ही बात करो, तो दोनों ही केसेस में मैं पुरुष के बराबर हूँ। तो कोई भी केस में, कोई भी पहलू में मैं पुरुष से कम नहीं हूँ, मैं मेल जितना ही अथॉरिटी रखता हूँ, मैं मेल जितना ही पावर रखता हूँ। मेरे 13 बच्चे हैं, 13 बच्चों को मैंने जन्म दिया था, और मैंने अपनी आंखों का सामने उनमें से मैक्सिमम को एज ए स्लेव बिकता हुआ देखा। तो ये एक माँ के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है, आप सोचिए। जिस माँ का, आप 13 तो छोड़ दीजिए, एक दो संतान भी रहे, उस संतान को थोड़ा सा चोट आ जाए, छोटा सा खरोच आ जाए, तो माँ का दिल से खून निकल जाता है, उनका आंसू रुकने का नाम नहीं लेता। वहाँ पे वो अपने 13 बच्चों में से एक एक को, या सब कोई को नहीं तो मैक्सिमम को उन्होंने बिकता हुआ देखा। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है? अपने संतान को एक तो अपने से दूर निकल जाने का गम, कभी अपने साथ गले ना लगा रखने पाने का गम, और प्लस क्या दरिंदे का जिंदगी उसको मिलने वाला है, ये जानते हुए भी कुछ कर नहीं पाना, ये कितना बड़ा हेल्पलेसनेस है। तो ये दर्द से वो गुजरी है। क्या फिर वो पूछती हैं क्या मैं एक वुमेन नहीं हूँ?
एक वुमन, अगर ये कोई वाइट वुमन होती तो उसको इतना सब कुछ सहना पड़ता? नहीं सहना पड़ता। मुझे सहना पड़ रहा है, और उससे भी बड़ा बात है कि मुझे सहना पड़ रहा है, इसकी वजह से मुझे कोई सिंपैथी भी नहीं दे रहा है, इवन मेरा तकलीफ कोई एक्नॉलेज तक नहीं कर रहा, कोई रियलाइज तक नहीं कर रहा। क्या मैं एक वुमन नहीं हूँ? क्या मुझे डिग्निटी पाने का हक नहीं है? क्या मुझे सम्मान पाने का, इज्जत पाने का कोई हक नहीं है? ठीक है, फिर वो ये भी अब थोड़ा सा रिलीजियस टर्म वो लेती है, बोलती है कि ये जो मैंने, जो एक माँ अपने बेटे के लिए जो आंसू बहाता है, जो मैंने भी वही आंसू बहाए हैं, लेकिन कोई नहीं था मेरा आंसू पोंछने के लिए, इवन मुझे आंसू बहाते हुए देखने के लिए भी, मेरा बात, मेरा गुहार, मेरा मदद का पुकार सुनने के लिए भी कोई नहीं था। ओनली होम जीसस क्राइस्ट, एकमात्र जीसस ही थे जिन्होंने मेरे बात सुना था, जिनको मैं अपना तलब, मैं अपना दर्द बताती थी। तो इससे पता चलता है कि शी इज़ अ डिवाउट क्रिश्चियन। ओके, वो काफ़ी रिलीजियस थी, और वो अपना दुख दर्द सारा जितना भी है वो क्राइस्ट पे सौंप करके खुद हल्का होने का कोशिश करती थी। ठीक है, अच्छा, अब वो चलाती है इंटेलेक्चुअल डिबेट में। वो बताती है दिस थिंग इन द हेड, मतलब ये टेक्स्ट में यूज़ किया गया है कि सर में वो एक जो चीज़ रहता है ना, वो क्या है? तो स्पीच वो बोलती है, तो ऑडियंस में से कोई एक बोलता है इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता, तो बोलती है हाँ एकदम सही बोले हो। तो ये जो इंटेलेक्ट लेकर के जो विवाद चल रहा है कि पुरुषों में इंटेलेक्ट ज़्यादा रहता है और महिलाओं में इंटेलेक्ट कम रहता है, तो अगर थोड़ा देर के लिए इस बात को हम मान भी ले तो इससे क्या आता जाता है? अगर इंटेलेक्ट किसी में कम हो तो क्या इसका मतलब उसको तुम राइट नहीं दोगे? क्या इसका मतलब उसको तुम एक्नॉलेज नहीं करोगे, उसको सम्मान नहीं दोगे, उसको डिग्निटी नहीं दोगे? इंटेलेक्ट कम होना मतलब कि उसका जिंदगी का ही वजूद कम हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। वो एक उदाहरण देती है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा एक कंटेनर है, मतलब ये अल्कोहल वाला, वाइन वाली इमेजरी वो दे रही है, तुम्हारे पास ऐसा एक कंटेनर है जहाँ एक क्वार्ट यानी थोड़ा सा ज़्यादा परिमाण लिक्विड धरता है, और मेरा वाला कंटेनर में सिर्फ एक पिंट यानी छोटा सा हिस्सा ही मेरे में आता है। तो अगर मेरा वाला अपना जो छोटा हिस्सा है उसको भी तुम पूरा ना कर सको, उसको भी तुम पूरा होते हुए ना देख सको, तो क्या ये तुम्हारा क्रूरता नहीं है? क्या ये तुम्हारा अविचार अन्याय नहीं है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा अगर इंटेलेक्ट थोड़ा छोटा भी है तो उसको बढ़ाने के बजाय, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय, मुझे इनकरेज करके ऊपर उठाने के बजाय तुम मुझे और नीचे धकेल दे रहे हो, मुझे निपीड़ित कर रहे हो, मुझे शोषण कर रहे हो। क्या ये बहुत अच्छा बात है तुम्हारे लिए? तो ये तुम्हारा अच्छा इंटेलेक्ट का सबूत कैसे हुआ? अगर तुम्हारे पास इंटेलेक्ट सच में ज़्यादा है तो इंटेलेक्चुअल जैसा ही बिहेव करो ना, लर्नर जैसा बिहेव करो। ये कैसा अशिक्षित गंवार जैसा बिहेवियर कर रहे हो, है ना? फिर वो आ जाती है क्लर्जी मैन को अटैक करने में। ठीक है, उस समय का जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन था क्रिश्चियनिटी, खास करके जो क्लर्जी मैन थे, चर्च पीपल थे, वो लोग भी काफ़ी करप्टेड थे। उन्होंने भी स्लेवरी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया था, या वुमेन का जो मतलब शोषण होता था, अत्याचार होता था, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे, ये एक्सक्यूज़ लेकर के कि क्राइस्ट तो खुद एक वुमन नहीं थे। तो अगर क्राइस्ट एक वुमन नहीं थे तो हम लोग को भी वुमन का जितना भी दुख दर्द है वो सब लेके चिंतित होने का कुछ खास वजह तो हम लोग को दिखता नहीं है। ये कौन बोलते थे? क्लर्जी मैन। और उन दौरान क्लर्जी मैन ब्लैक पोशाक पहना करते थे, इसलिए उनको वो रेफर किए सोजर्नर ट्रूथ दैट लिटिल मैन इन ब्लैक, ऐसा वर्ड में है, इसका मतलब क्लर्जी मैन। लिटिल शब्द पे आप गौर फरमा सकते हैं कि छोटे, छोटे इन द सेंस यहाँ कद काठी में छोटे या बड़े उसका बात नहीं हो रहा, यहाँ मानसिकता में छोटा का बात हो रही है। कितना नैरो माइंडेड, कितना छोटा सोच रखने वाला आदमी, और ये ऐसा छोटा सोच रखने वाला आदमी रिलीजियन का पार्ट पढ़ाएगा हम लोग को, उसका अपना योग्यता है उतना छोटा मन लेकर के कि रिलीजियन को समझ भी पाए कि दूसरे को समझा रहा, दूसरे को डिक्टेट कर रहा है ना? तो इसका भी वो काटती है, इसका भी बहुत बढ़िया जवाब देती है कि इतना जो तुम मतलब वो प्रीचर को बता रही है कि तुम लोग जो क्राइस्ट को बता रहे हो वो क्राइस्ट वुमन नहीं है, तो हम लोग के बारे नहीं सुनोगे। क्राइस्ट आए कहाँ से है ना? ये क्वेश्चन वो दो बार पूछती है, वेयर डिड योर क्राइस्ट कम फ्रॉम, वेयर डिड योर क्राइस्ट कम फ्रॉम, कहाँ से तुम्हारे क्राइस्ट आए हैं, कहाँ से आए हैं? वो आए हैं एक वुमेन से और गॉड से। ऑब्वियसली ये आप सब लोग को पता ही होगा, बिब्लिकल मिथ है कि क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था तो हिज मदर, दैट मीन्स मदर मेरी, वो प्रेग्नेंट तो हुई थी बट उनका शादी नहीं हुआ था। ओके, सो ही वॉज नॉट इम्प्रेग्नेटेड बिकॉज ऑफ एनी मेल, ओके, और बिकॉज एनी सेक्शुअल रिलेशनशिप। ओके, गॉड का ही आशीर्वाद था जिसकी वजह से वो हुई थी। तो यही बताया जा रहा है कि इसमें तो कोई पुरुष का कोई अवदान है ही नहीं, कोई पुरुष का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, इसमें तो गॉड का कंट्रीब्यूशन है और एक वुमेन का कंट्रीब्यूशन है।
तो तुम एक मर्द हो के, तुम एक पुरुष हो के क्यों इतना चिल्ला रहे हो क्राइस्ट का नाम पे, जब तुम्हारा कोई अवदान ही नहीं है, जब तुम्हारा कोई योगदान ही नहीं है, तो किस बेसिस में तुम इतना ज़्यादा खुद को अथॉरिटेटिव मान रहे हो? और जिसका योगदान था एक महिला का, उसी को तुम निकाल दे रहे हो, उसी को बोलोगे क्राइस्ट के साथ उसका कोई संबंध नहीं आ रही, उसी का वजह से, उसी का योगदान का वजह से क्राइस्ट आए हैं। मतलब अकेले उसका वजह से तो नहीं, ऑब्वियसली इट वाज गॉड्स विश, बट एटलीस्ट वुमन प्लेड अ पार्ट, अ सिग्निफिकेंट पार्ट, इजंट इट? ये उनका लॉजिक। फिर एक और जबरदस्त बिब्लिकल मिथ को वो अगेन रिक्रिएट करती है, दैट इज द स्टोरी ऑफ ईव। ईव को तो आप सब लोग जानते होंगे, द फर्स्ट वुमेन ईव along with the first man created, that is Adam. तो ईव ने ही ओरिजिनल सिन किया था। ओरिजिनल सिन इन द सेंस कि गार्डन ऑफ पैराडाइज में जब गॉड ने बताया था एडम ईव को क्रिएट करके कि ये पैराडाइज तुम ही लोग का है, तुम ही लोग के लिए बना है, जो मर्जी करो, जो चाहे करो, लेकिन एक बस चीज़ मत करना कि वहाँ एक ट्री ऑफ नॉलेज है, वहाँ पे गोल्डन एप्पल तुमको दिखेगा, वो गोल्डन एप्पल मत खाना, बाकी जो मर्जी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सैटन जो है वो एक सर्पेंट का, एक सांप का भेस में आकर के ईव को प्रोवोक किया था कि क्यों नहीं खाओगे, सब कोई सब चीज़ तो है ही, अगर सब चीज़ में तुम्हारा हक है तो बस वो एक चीज़ में उनका मना क्यों सुनोगे, चलो ना खा लो ना, क्या होगा, ऐसे करके वो उसको उलझाया था, उकसाया था। तो ईव ने बेचारा खा लिया था और फिर बाद में एडम ने भी खा लिया था। तो ऐसे करके गॉड का वो नाफरमानी हो गया था और पैराडाइज से उन लोगों को हाथ धोना बैठा था और अर्थ में वो लोग आए थे। तो चलिए ये तो एक बिब्लिकल मिथ हो गया। तो इसी को ओरिजिनल सिन कहा जाता है। तो इसको जनरली जो ट्रेडिशनल प्रीचर्स लोग हैं किस तरीके से इसको प्रीच करते हैं कि ईव एक लड़की थी और एक लड़की का ही मतलब ज़्यादा ना समझी के कारण हम लोग पूरा मानव जाति को ये गम भुगतना पड़ रहा है। तो लड़की को एक तरीके से विलन हिसाब वो लोग दिखाते हैं, लेकिन सोजर्नर ट्रूथ पूरा कहानी ही यहाँ पलट दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सबसे पहला वुमेन जो कि गॉड ने क्रिएट किया दैट इज ईव, वो इतना शक्तिशाली थी, वो इतना काबिल थी कि अकेले के बलबूते में, अकेले का एक काम से उन्होंने पूरा दुनिया को उलट पलट के रख दिया था। एक्चुअली पूरा दुनिया में इंसानियत का आगाज़ उन्हीं का वजह से हुआ है। अगर वो ओरिजिनल सिन नहीं करती तो आज ये दुनिया में इंसान नहीं रहते। तो अगर उनका एक काम में इतना ताकत है, भले वो नाफरमानी हो या वो करना सही हो था या गलत, वो डिबेट में हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन ये हम लोग को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा कि उन महिला का, ईव का एक काम की वजह से, एक एक्शन में इतना पावर था कि पूरा दुनिया का काया उन्होंने पलट करके रख दिया था। ठीक है। तो आज जो ईव के डिसेंडेंट्स हैं यानी द मॉडर्न वुमेन टुडे, हाँ, उन लोग अगर सब एक गुट में आ जाए, सब एक मतलब यूनाइटेड हो जाए, तो उनमें भी उतना पावर है कि वो दोबारा वर्ल्ड को सीधे कर दे। ठीक है। अगर ईव का ओरिजिनल सीन माना जाता है कि उसने गलत काम किया था, उस वजह से दुनिया में भुगतना पड़ रहा है, तो आज चलो कोई बात नहीं, आज उसी के तो डिसेंडेंट्स है ना हम मॉडर्न वीमेन लोग। तो आज हम लोग सब मिलके महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ जो निपीड़न शोषण हो रहा है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। पूरा दुनिया का ये जो पैट्रियार्कल थिंकिंग है, जो रॉन्ग वुमेन डोमिनेशन का थिंकिंग है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। और इसमें पुरुष को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें एक हिडन मैसेज ये भी छुपा हुआ है कि तब एडम जो पहला पुरुष था, अगर तब एडम को ईव का बात सुन करके मानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ था, तब वो अपना दिमाग नहीं चलाया था कि ईव जो बोल रहा है उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करे, अपना भी दिमाग चला कर, तब अगर वो फॉलो कर लिया था, तब उस ईव जो कर रहा था उसको करने दिया था, तो अभी भी लड़की लोग जो कर रही है, दुनिया को बदलने का कोशिश या अपना खिलाफ जो पैट्रियार्कल थॉट है इसको मिटाने का कोशिश, तो उसको करने दे, इसमें अड़चन बाधा ना डाले। और इस स्पीच को बस यहीं पे वो ख़त्म करती है, यही बोल के कि बस इतना ही मुझे बोलना था। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू बिकॉज यू लेट मी स्पीक हेयर एंड यू हर्ड ऑल आई सेड। और ओल्ड सोजर्नर के पास और कुछ बोलने का नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा तंज भी छुपा हुआ है कि कितना मैं बोलूँ, मैं चाहे जितना भी बोलूँ, कभी तुम लोग जो पैट्रियार्कल सोसाइटी, ट्रेडिशनल अमेरिकन वेस्टर्न वाइट मैन के सोसाइटी तुम लोग हो ना, मैं चाहे कितना भी बोलूँ, तुम लोग नहीं सुनोगे मेरा बात। ठीक है। मैं तो इतना दिन से चिल्ला चिल्ला के बोलते आ रहा हूँ, बोलते बोलते थक गया हूँ, फिर भी मेरा बात तुम लोग सुनने लायक नहीं समझ रहे हो। तो चलो मैं और कुछ नहीं बोल रहा, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं तुम लोग को समझाते समझाते आई एम एग्जॉस्टेड, सो आई हैव नथिंग मोर टू से। ठीक है। तो इसी तरीके से ये स्पीच अंत होता है और इसमें पैट्रियार्कल हिपोक्रेसी बहुत बढ़िया से सामने आती है कि वाइट मैन एक तरफ से अपने आप को अच्छे दिखाने के लिए ये भी बोलेंगे कि वुमेन को कैरेज में हेल्प करना चाहिए, मड पटल में पार करा देना चाहिए, हर जगह बेस्ट प्लेस देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में जब वो देने का बात आएगा तब वो देंगे नहीं, तब वो बीच में फिक्स में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भली बात ही पता है कि अगर वो वुमेन को अपना पूरा हक दे दिया तो वो हम मेन के साथ बराबरी में आ जाएगा और ये उनको कतई
पसंद नहीं है। उनको हमेशा अपना सुप्रीमेसी बरकरार चाहिए, अपना हायरार्की बरकरार चाहिए, वो टूट जाए वो ये लोग सह नहीं सकते। तो दैट इज़ देयर हिपोक्रेसी। ओके, तो ये था पूरा स्पीच। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। और ऐसे ही और भी प्रोज, पोइट्री, नॉवल, ड्रामा या कोई भी विषय में हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे